नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में, डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। वह रात एक आम पार्टी की तरह शुरू हुई, लेकिन अंत में एक ऐसी त्रासदी में बदल गई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के दिल में स्थित एक प्यारा सा रेस्तरां, तमरिंद कोर्ट, उस शाम फैशन जगत के चमक दमक के साथ मस्ती और गपशप की गवाह बन रहा था। सफेद चमकदार बर्तनों पर मोमबत्तियों की रोशनी थी, रेशमी परिधानों की खनक सुनाई दे रही थी और नवयुवतियां मुस्कुराकर आगे पीछे चल रही थीं। एक ताजगी भरी शाम करीब 2 बजे थी, जब पूरी पार्टी अपनी अंतिम छलक में थी। दोस्त गपशप कर रहे थे, गाने बज रहे थे और अफसरायन ठाठ बाट में दिख रही थीं। उसी बीच एक साहसी और आत्मनिर्भर युवती, जेसिका लाल, बारटेंडिंग कर रही थी। उसका अंदाज इतना अनूठा था कि लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते थे। उसने कई मॉडलिंग असाइनमेंट किए थे, लेकिन आर्थिक जरूरतों की वजह से वह पार्ट टाइम बारटेंडिंग भी कर रही थी। उसकी तेज आत्मा, हंसी की गूंज और खुली नजरें उस पार्टी को और भी रंगीन बना रही थीं। फिर आया वह मोड़ जब मनु शर्मा नामक एक युवक अपने दोस्तों के साथ बार पर आया। उसकी अदा, उसके पहनावे, सब कुछ इस तरह था कि पहली नजर में लग रहा था वह दिल्ली के हाई सोसाइटी का हिस्सा है। उसने शराब की मांगे रखी, लेकिन सवाल यह था कि बार बंद हो चुका था। नियम था कि पार्टी की ड्यूरेशन पूरी हो चुकी है। जेसिका ने सादे शब्दों में मना किया। उसने कहा कि शराब सर्व नहीं की जा सकती क्योंकि अब पार्टी ऑफिशियल रूप से समाप्त हो चुकी है। वह नियमों की पाबंद थी और सम्मान की बात समझती थी। मनु शर्मा ने फिर से जोर से कहा, मुझे वो शराब चाहिए। लेकिन जेसिका ने फिर से मना किया। उसने विनम्रता से कहा, सर, मैं आपकी बात समझती हूं, पर रेस्टोरेंट का नियम है, अब सर्विस बंद हो चुकी है। पर मनु का अहंकार उसे माफ करने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि एक युवती उसे कैसे अना कर सकती है, जिसमें थोड़ी ही देर में क्रोध भड़क गया। उसने अपनी पॉकेट से पिस्तौल निकाली। या तो वह पहले से शस्त्र लेकर आया था या पार्टी में उसने इसे छुपा रखा था। उसने एक, फिर 2 फायर किए। पहला गोला गली में हवा में चल गया, लेकिन दूसरा सीधे जेसिका के सिर में जा लगा। एक क्षण में वह गिर पड़ी, बेहोश सी। पार्टी में चीख पुकार फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे और मनु अपने साथियों के साथ वहां से निकल पड़ा। जेसिका को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शाम की बेफिक्र हंसी और गपशप के बीच अचानक खामोशी छा गई थी। दिल्ली की इस भीड़ भाड़ वाली जगह में एक लद्दहकी की हत्या हो चुकी थी। एक बलिष्ठ युवक, जिसने शायद अमर होने की ठान रखी थी, अब फरार था। पुलिस फौरन सक्रिय हुई। दिल्ली पुलिस ने तमरिंद कोर्ट का दौरा किया, घटनास्थल को सील किया और जल्दी ही पता चला कि हत्यारा वही मनु शर्मा था, हरियाणा के प्रभावशाली नेता का बेटा। तत्कालीन रिपोर्टों में बताया गया कि उसके साथ उसके कुछ दोस्त थे, अमर सिंह गिल, विक्टोरिया और एक व्यवसायी संदीप वर्मा, जिन्हें बाद में संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। लेकिन असली चुनौती तब सामने आई जब पुलिस ने देखा कि पार्टी में कहानी सुनने वाला दर्शक कोई नहीं था। लगभग 300 लोग जमा थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने गवाहों से पूछताछ की, सब सन्नाटे में चुप हो गए। कुछ को लगता था कि किसी बड़े रसूख वाले परिवार के सामने सच बोलना खतरे से खाली नहीं है। डर, धमकी और आर्थिक दबाव के चलते गवाह उनके बोलने से मुकरने लगे। तथ्य एक एक कर गायब होते जा रहे थे। कुल मिलाकर पुलिस के पास सीधा कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला था और मार्मिक साक्ष्य नहीं थे। मामले की कानूनन तैयारी बहुत कमजोर दिख रही थी। फिर मीडिया सामने आई।
अखबारों ने पहले पन्नों पर प्रकाशित करना शुरू किया, चैनलों ने लाइव कवरेज की और एक उग्र नैरेटिव तैयार हुआ। एक गरीब लड़की को खुलेआम मारा गया और अपराधी अभी तक चलता फिरता घूम रहा था। सबसे बड़े चैनलों ने इस विषय को उठाया और जनता को इस केस की संभाल के लिए प्रेरित किया। लेकिन पहले ट्रायल में गवाह मुकर गए या गायब हो गए। कोई बयान वापस ले लिया, कोई गुमनामी की हूबहू शिकायत करने लगा। मामले की नींव लड़खड़ा गई। अदालत ने 2006 में निर्णय सुनाया और मनु शर्मा को बरी कर दिया गया। हाई प्रोफाइल केस में आरोपी बरी हो चुका था। यह समाज को धक्का दे देने वाली बात थी। गुस्सा उमड़ा। दिल्ली में, मुंबई में, न्यूयॉर्क में, जहां जहां हमारी प्रवासी भारतीय बिरादरी थी, लोग विरोध में खड़े हो गए। सोशल एक्टिविस्ट्स ने आंदोलनों को संरचित किया। वकील, पत्रकार और नागरिक एक स्वर में बोले, हमें न्याय मिलना चाहिए। अंततः दिल्ली सरकार को सीबीआई जांच फिर से कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। सीबीआई ने केस की तह तक जाने की शपथ ली। उन्होंने वैज्ञानिक तौर तरीकों का सहारा लिया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, टावर लोकेशन डेटा, गाड़ियों की जीपीएस ट्रैकिंग, सीन रिप्रोजेक्शन तकनीकें। उन्होंने पुराने गवाहों को फिर बुलाया, उनसे पुनः पूछताछ की और उस घटना के समय जो लोग मौजूद थे उनकी लोकेशन भी ट्रैक की गई। इस बार मामले का आधार सुदृढ़ था। कुछ गवाहों ने आरोप को स्वीकार किया कि वह घटना के समय बुला गए थे और कि मनु के हाथ में पिस्तौल थी। वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग से साबित हुआ कि मनु की गाड़ी बार के पास थी। मोबाइल टावर से पता चला कि उसके कॉल्स घटना के समय उत्तरी दिल्ली के उस इलाके में थे। एक एक करके सबूत जमा होता गया। सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की और इसे अदालत में पेश किया। फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने 2006 के अंत तक ट्रायल फिर से शुरू किया। इस बार राज्य की कार्रवाई में जनता की भागीदारी थी। मीडिया, आम नागरिक, सामाजिक संगठन हर ओर से दबाव बना रहे थे कि सच उजागर हो। और फिर जनवरी 2006 से कोर्ट की कार्यवाही तेज हो गई। 20 दिसंबर 2006 को अदालत का फैसला सुनाया गया। अदालत ने मनु शर्मा को दोषी करार दिया और आयु कैद की सजा सुनाई। अदालत का मानना था कि यह एक पूर्व नियोजित, योजनाबद्ध हत्या थी। कृत्य सिर्फ शराब न मिलने से गुस्से में किया गया, पर परिणाम इतना घातक और निश्चयी था कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि जेसिका की हत्या व्यक्तिगत अहंकार, मानसिक स्थिति और अपराध भावना का परिणाम थी। बाद मनु को तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जहां उसने सुधार दिखाने की कोशिश की। जेल में उसने एक एनजीओ शुरू किया, पढ़ाई की, सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया, पर आलोचनाएं अब भी बनी रहीं। 2020 में दिल्ली सरकार ने उसके अच्छे व्यवहार के आधार पर उसे रिहा कर दिया। यह फैसला फिर से विवादों में गया, लेकिन सबरीना लाल, जेसिका की बहन, ने मीडिया के सामने कहा कि अब वह मुकदमे को और आगे नहीं खींचना चाहती और उन्होंने मनु को माफ कर दिया। इस पूरी लड़ाई में सबरीना की भूमिका हथियार की तरह इस्तेमाल हुई। उन्होंने कभी डर नहीं दिखाया, कभी झुके नहीं। उन्होंने बहन की आवाज बनकर निरंतर पत्रकारों और नागरिकों को जोड़ने की कोशिश की। उनका संघर्ष वह गूंज बन गया जिसने न्यायपालिका को काम करने पर मजबूर कर दिया। साथ ही एक निडर पत्रकार, जिसका नाम प्राथमिक स्रोतों में दर्ज है, ने ट्रायल के दौरान अनेक रिपोर्ट्स लिखी, कोर्ट प्रोसीजन रिपोर्टिंग की और जनता की नजरों को अदालत की कार्यवाही तक ले गए। 70-80 के दशक में भारत में एक दूसरे हाई प्रोफाइल केस में भी मीडिया ने दबाव बनाया, लेकिन सफलता अटक गई। पर जेसिका केस ने साबित कर दिया कि जब मीडिया और जागरूक जनता साथ खड़ी हो जाए तो न्याय संभव है। समाज, जो अक्सर सड़कों की खामोशी में दब जाता है, इस बार बैंड बजाने लगा। छात्रों ने पेन ड्राइव कैंपेन चलाया, ब्लॉगर्स ने लेख लिखे,
टीवी शो में बहसें हुईं और सोशल नेटवर्क्स पर जस्टिस फॉर जेसिका लिखने वाली प्रोफाइल स्टेटस और संदेश दिन रात घूमने लगे। इस केस की यादगार बात यह है कि एक अकेली बहन और एक पत्रकार की हिम्मत ने पूरे सिस्टम को कंपकंपी में डाल दिया। अदालत का फैसला और लेखन, मीडिया नैरेटिव, जन आंदोलन, ये सब इस लड़ाई को एक दिशा दे गए। इस केस का प्रभाव उस समय इतना बढ़ गया कि एक बॉलीवुड फिल्म बनाई गई, नो वन किल्ड जेसिका, जो 2011 में रिलीज हुई। इसमें दिखाया गया कि कैसे एक पत्रकार की हिम्मत और एक बहन का दर्द पूरे सिस्टम को चुनौती देने की आग बना। फिल्म ने आम लोगों को जेसिका की कहानी से फिर जोड़ दिया। स्क्रीन पर सबरीना की आंसू भरी आंखें और पत्रकार की लड़ाई की झलक ने कई लोगों को प्रेरित किया कि सत्य के लिए लड़ना जरूरी है। फिल्म में दर्शाया गया कि वकील, कोर्ट, मीडिया और कानून सभी मिलकर न्याय की राह प्रशस्त कर सकते हैं। इस केस ने सामाजिक चेतना को आगे बढ़ाया। कई वकालत संस्थाएं, महिला अधिकार संगठन, कानूनी सहायता अभिकरण आदि ने इस मुद्दे को मानवाधिकार का मामला बना दिया। जेसिका केस को महिलाओं की सुरक्षा, सत्ता के दुरुपयोग, मीडिया की भूमिका और न्यायपूर्ण प्रणाली की चेतना से जोड़कर देखा गया। सेमिनार और संगोष्ठियों में इस प्रकरण को विषय बनाया गया कि अगर तत्काल सही कार्रवाई होती, अगर गवाह दबे नहीं होते, अगर जनता चुप नहीं होती, तो एक युवती की जान बच सकती थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।